नमस्कार दोस्तों, माइंड स्प्रेडिंग की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं कॉल माइन रेगुलेशन 2017 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने रेगुलेशन 7 तक देख चुका है। अब आज हम रेगुलेशन 8 को चर्चा करेंगे। तो रेगुलेशन नंबर 8 है नोटिस ऑफ डेंजर ऑकरेंस और एक्सीडेंट। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बता रहे हैं कि कॉल माइन रेगुलेशन एक नियम कानून का बुक है, लेकिन इस पर एक एक पॉइंट का चर्चा करना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक बार रेगुलेशन को पूरी ऐसे ही कैजुअली पढ़ के निकल जाते हैं तो इस पे बहुत सारे पॉइंट बनते हैं जिससे क्वेश्चन आता है कोई भी कंपटीशन का, जो माइनिंग कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उस पर। ठीक है। कोई भी वैकेंसी आप भरिए, कोई भी कंपनी का वैकेंसी भरिए, उस पर कॉल माइन रेगुलेशन से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक सुपरवाइजरी स्टाफ जिसका चयन किया जाता है, जिसको रिक्रूट किया जाता है माइनिंग सरदार और ओवरमैन के रूप में, उसमें मेन नियम कानून और रेगुलेशन को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कंपटीशन जो कि माइनिंग के लेवल का हो, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रेगुलेशन, जो कि रेगुलेशन नंबर 8 है। रेगुलेशन नंबर 8 कहता है नोटिस ऑफ डेंजर ऑकरेंस और एक्सीडेंट। तो नोटिस ऑफ डेंजर ऑकरेंस, कोई भी खतरनाक सिचुएशन अगर हो गया है उसका नोटिस, और कोई अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उसका नोटिस। तो इस नोटिस के बारे में चर्चा किया जाएगा रेगुलेशन 8 में। तो ये सबसे पहला पॉइंट यहीं पर हो गया कि रेगुलेशन 8 क्या है, या नोटिस डेंजर ऑकरेंस और एक्सीडेंट का नोटिस किस रेगुलेशन के अनुसार भेजा जाता है। तो ये 1 पॉइंट तो यहीं से हो गया। चलिए अब रेगुलेशन में आगे चलते हैं कि क्या बताया गया रेगुलेशन में। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि वैन देर इज़ अकर इन और अबाउट ए माइंस, अगर किसी माइंस में ऐसा होता है। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। एन एक्सीडेंट काउजिंग लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस बॉडी इंजरी इन कनेक्शन विथ एनी माइनिंग ऑपरेशन। ठीक है। तो ये अगर किसी माइंस में ऐसा घटना होता है या ऐसा होता है, क्या होता है, एन एक्सीडेंट काउजिंग लॉस ऑफ लाइफ, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें लॉस ऑफ लाइफ हो गया है, यानी कि कोई आदमी मर गया है, किसी का लाइफ का लॉस हो गया है। ठीक है। और सीरियस बॉडी इंजरी, या तो फिर लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ है तो सीरियस बॉडी इंजरी, उसके बॉडी में सीरियस इंजरी हो गया है। ठीक है। तो सीरियस बॉडी इंजरी क्या है, इसका डिफिनेशन पहले का रेगुलेशन जो 1957 का जो रेगुलेशन था उसमें दिया गया था। इसमें सीरियस बॉडी इंजरी का डिफिनेशन नहीं दिया गया है। ठीक है। सीरियस बॉडी इंजरी वो वैसा इंजरी होता है जिसमें कोई बॉडी का कोई पार्ट परमानेंटली लॉस हो गया है, कोई हड्डी टूट गया है, एक से अधिक अगर हड्डी टूट गया है। ठीक है। तो इस तरह का जो इंजरी होता है उसको सीरियस बॉडी इंजरी कहा जाता है। तो कोई ऐसा माइंड जिसमें लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, यानी कि कोई व्यक्ति मर गया है, या तो फिर सीरियस बॉडी इंजरी हुआ है किसी माइंस में। ठीक है। इन कनेक्शन विथ एनी माइनिंग ऑपरेशन, किसी माइनिंग ऑपरेशन से। ठीक है। ये नहीं कि खदान में जाते जाते हार्ट अटैक से कोई मर गया, या तो फिर अगर मान लीजिए कि अगर कुछ बाहर में खदान के परिसर से बाहर में अगर किसी तरह का लॉस हो गया लाइफ का, या उसको इंजरी हो गया सीरियस बॉडी इंजरी, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ काउंट किया जाएगा कि एक माइंस का मतलब है कि खान की परिसीमा के अंदर, जो खदान की जो परिसीमा है, जो बाउंड्री है, उसके अंदर यदि किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति जिसको
लॉस ऑफ लाइफ हो गया, यानी कि जो मर गया है, कि कोई व्यक्ति अगर मर गया है, या तो फिर सीरियस बॉडी इंजरी अगर उसको हुआ है, या तो फिर कोई सीरियस बॉडी में उसका इंजरी हुआ है किसी माइनिंग ऑपरेशन के कारण, ठीक है, अपने वर्क के कारण, माइनिंग ऑपरेशन के कारण, या तो फिर इसके आगे चलते हैं, और या तो फिर ए रेडियली identifiable event with potential to cause an injury to person at work, therein after refer to as dangerous occurrence such as, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि अगर किसी व्यक्ति का लॉस ऑफ लाइफ हो गया है या तो फिर सीरियस बॉडी इंजरी हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, ए रेडियली आइडेंटिफाइबल इवेंट विथ पोटेंशियल टू काउज एन इंजरी, ठीक है, एक इंजरी हुआ है, ठीक है, किसी कारण, किसी इवेंट के कारण, कोई काम के कारण, ऑफ टू ए पर्सन एट वर्क, ठीक है, किसी काम के कारण, देयरिन आफ्टर रेफर टू एज डेंजर अक्यूरेंस, जिसको क्या कहा जाएगा, डेंजर अक्यूरेंस कहा गया है, ठीक है। एक आइडेंटिफाइबल इवेंट, एक आइडेंटिफाइबल इवेंट जिसमें क्या हो कि चांस हो ऐसा इंजरी होने का किसी पर्सन को जो कि काम कर रहा है, ठीक है, काम के दौरान उसको इंजरी होने का चांस हो, ठीक है, कोई एक ऐसा इवेंट जिससे में किसी पर्सन जो कि काम कर रहा है उसको इंजरी होने का चांस हो, उसको कोई चोट लगने का, सीरियस बॉडी इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी, माइनर इंजरी, किसी तरह का इंजरी होने का उसको चांस है, तो वैसा जो इवेंट है उसको कहा गया है डेंजर ऑकरेंस। तो ये था डेंजर ऑकरेंस, यहीं पर बताया गया है कि डेंजर ऑकरेंस क्या है। डेंजर ऑकरेंस क्या है, एक रेडियली आइडेंटिफाइबल इवेंट है, एक आइडेंटिफाइबल इवेंट है विथ पोटेंशियल टू काउज एन इंजरी टू पर्सन, ठीक है, एक ऐसा इवेंट जिसमें अधिकतर चांस है कि एक पर्सन को इंजरी हो सकता है एट वर्क, ठीक है, उसको, तो इसी इवेंट को क्या कहा गया है, डेंजर ऑकरेंस कहा गया। तो डेंजर ऑकरेंस किस किस तरह का डेंजर ऑकरेंस माइंस में हो सकता है, चलिए देखते हैं। सच एज, तो डेंजर ऑकरेंस किस किस तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है एन एक्सप्लोजन और इग्नाइशन, मान लीजिए कि कोई एक्सप्लोजन हो गया है, गैस का एक्सप्लोजन हो गया है, या तो फिर गैस का इग्नाइशन हो गया है, ठीक है। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसको डेंजर ऑकरेंस कहा गया है, जिसमें पर्सन को किसी भी व्यक्ति को इंजरी हो सकता है, ठीक है, तो ये डेंजर ऑकरेंस है। तो एन एक्सप्लोजन, कोई भी एक्सप्लोजन, या तो फिर कोई भी इग्नाइशन, अगर कोई एक्सप्लोजन या कोई इग्नाइशन अगर माइंस में हुआ है तो उसको डेंजर ऑकरेंस में काउंट किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ए स्पॉन्टेनियस हीटिंग और आउटब्रेक ऑफ फायर, ठीक है, अगर माइंस में स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया है या तो फिर आउटब्रेक ऑफ फायर, यानी कि जो आग है वो आउटब्रेक हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया, यानी कि आग दिखने लगा है। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग में शुरू शुरू में धुआं दिखता है या तो फिर गैस दिखता है, लेकिन आउटब्रेक पूरी तरह से फायर दिखने लगा है, आग बाहर आ गया है, ठीक है। और अपेरेंस ऑफ स्मोक, या तो फिर स्मोक दिख रहा है, ठीक है, स्मोक दिख रहा है, और अदर इंडिकेशन ऑफ हीटिंग और आउटब्रेक ऑफ फायर, ठीक है, या तो फिर और इसी तरह का कोई भी इंडिकेशन, ठीक है, कोई भी इंडिकेशन जो ये बताता हो कि हीटिंग हो रहा है या तो फिर फायर आउटब्रेक हो रहा है। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो या तो फिर फायर आउटब्रेक हो, यानी कि आग लग गया हो, ठीक है, तो दो कंडीशन, या कोई भी ऐसा इंडिकेशन जिससे लगे कि हीटिंग हो रहा है और फायर आउटब्रेक यानी कि आग लग रहा है, तो ऐसा कोई भी अपेरेंस वो भी क्या है, डेंजर ऑकरेंस में काउंट किया जाएगा। तो अभी तक हमने दो डेंजर ऑकरेंस के बारे में पढ़ा है। पहला है कि कोई भी गैस का एक्सप्लोजन या इग्नाइशन हो गया तो वो डेंजर ऑकरेंस है। दूसरा है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग और आउटब्रेक ऑफ फायर या इस तरह होने का कोई भी लक्षण हो तो वो उसको भी डेंजर ऑकरेंस कहा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फायर इन एनी पार्ट ऑफ वर्किंग, फायर
आग लगा हो किसी भी वर्किंग में, ठीक है, और इन एनी मशीनरी, और किसी भी मशीनरी में, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस हीटिंग था, ये कोयले का फायर से संबंधित था कि अगर कोयला में आग लगा हुआ है, कि अगर कोयला में आग लगा हुआ है तो ये इससे संबंधित था कि अगर कोयला में आग लगा हुआ है या तो फिर फायर आउटब्रेक हो गया है तो डेंजर ऑकरेंस है, या तो फिर फायर कोई पार्ट ऑफ वर्किंग में अगर कोई आग लगा हुआ है या कोई मशीनरी में आग लगा हुआ है तो उसको भी हम डेंजर ऑकरेंस में ही काउंट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या डेंजर ऑकरेंस है माइंस में। फेल ऑफ हाइट ऑफ एनी इक्वेशन, ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो बहुत ही ऊंचाई से क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग मशीनरी, ठीक है। फेल फ्रॉम हाइट ऑफ एनी इक्वेशन, लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग मशीन, ठीक है। हाइट से अगर किसी भी बहुत ही हाइट से लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग मशीन अगर गिर जा रहा है, ठीक है, तो उसको भी क्या है, डेंजर ऑकरेंस ही काउंट किया जाएगा। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट, फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर ऊंचाई से गिर रहा है या कोई लोडिंग मशीन गिर रहा है या ट्रांसपोर्टिंग मशीन गिर रहा है, ठीक है, या उसके ऊपर गिर रहा है तो ये भी डेंजर ऑकरेंस है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ब्रस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट अंडर प्रेशर, कोई प्रेशर वाला इक्विपमेंट जैसे कि कंप्रेस एयर से बहुत सारा इक्विपमेंट को चलाया जाता है माइंस में, या तो स्टीम से चलाया जाता है माइंस में। तो स्टीम या कंप्रेस एयर जो कि प्रेशर वाला कोई भी इक्विपमेंट है, अगर वो ब्रस्ट हो गया है, अगर वो फट गया है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, डेंजर ऑकरेंस कहेंगे। तो ये सब है डेंजर ऑकरेंस, याद रखिएगा ये सब क्या है, डेंजर ऑकरेंस है। एक्सीडेंट तो हम पढ़ चुके हैं कि एक्सीडेंट क्या होता है, सीरियस बॉडी लॉस ऑफ लाइफ या सीरियस बॉडी इंजरी, ये एक्सीडेंट है। लेकिन डेंजर ऑकरेंस के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं कि डेंजर ऑकरेंस क्या क्या हो सकता है। चलिए, तो कहा कि कोई भी प्रेशर वाला इक्विपमेंट जो कि फट जाए या ब्रस्ट हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, डेंजर ऑकरेंस कहेंगे। उसके बाद आगे है एन इन्फ्लक्स ऑफ इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस, ठीक है। फैल जाना, इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस अगर पूरा फैल रहा है माइंस में तो वो भी क्या है, डेंजर ऑकरेंस है। चलिए इसके बाद क्या है, एन इरप्शन और इनरस ऑफ वाटर और अदर लिक्विड, ठीक है। कोई भी इरप्शन, अभी तो गैस के बारे में हम पढ़ें कि गैस अगर फैल रहा है माइन से निकल के, इन्फ्लक्स हो रहा है, निकल रहा है, फैल रहा है, तो वो हो गया डेंजर ऑकरेंस। और दूसरा हो गया कि उसी तरह अगर वाटर अगर इनरस हो रहा है, इरप्शन या वाटर निकल रहा है, ठीक है, या तो फिर कोई और लिक्विड अगर निकल रहा है तो वो भी डेंजर ऑकरेंस में काउंट किया जाएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि डेंजर ऑकरेंस क्या है। एन इंस्टेंटेनियस फेलवर ऑफ पिलर, ठीक है। पिलर का फेलवर, अगर पिलर अगर फेल हो गया, कर्स होकर गिर गया है, ढह गया है, या तो फिर पार्ट ऑफ पिलर या उसका कोई भाग, पिलर का आधा पिलर कर्स होकर गिर गया है, फैल हो गया है। सेवरल पिलर, बहुत सारे पिलर, ठीक है, ऑफ द कॉल्स डेट इज़ बम्प, जिसको बम्प कहते हैं, जो पिलर कर्स हो जाता है, ठीक है, ऊपर का जो लोड के कारण, मान लीजिए ये पिलर है और ऊपर में जो लोड है, लोड के कारण अगर पिलर कर्स हो जाता है, बैठ जाता है, तो इसको हम बम्प कहेंगे। तो इस तरह का अगर इंस्टेनियस फेल्यूर हो रहा है पिलर का तो हम इसको क्या कहेंगे, बम्प कहेंगे। तो ये भी क्या है, बम्प डेंजर ऑकरेंस है इन द वर्किंग बिलो ग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड वर्किंग में। ए प्री मेच्योर कोलैप्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ वर्किंग, प्री मेच्योर कोलैप्स, जो प्री मेच्योर यानी कि पहले से बिना, सब चीज़ का एक कोलैप्स होने का समय होता है। माइंस को भी जब पूरा वर्किंग चला जाता है या तो फिर उसका पूरा कोयला निकाल के उसको गोफ बना दिया जाता है, फिर उसमें सैंड स्टॉर्मिंग कर दिया जाता है ताकि वो कोलैप्स ना हो,
ठीक है। तो उसका समय भी होता है कि इतना समय में ये गिर जाएगा। लेकिन अगर समय से पहले अगर कोलैप्स हो जा रहा है कोई भी वर्किंग का भाग, मान लीजिए कि वर्किंग चल रहा है, गैलरी चल रहा है, ठीक है, डिप चल रहा है, राइज चल रहा है और कोलैप्स हो गया है वो वर्किंग, जो कि कोलैप्स होने का अथी नहीं था, या तो फिर पिलर अगर कोलैप्स हो गया है, तो वैसा अगर कोई कुछ कोलैप्स हो रहा है एनी पार्ट ऑफ वर्किंग, तो वो भी डेंजर ऑकरेंस में ही काउंट किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एनी एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोसिव, अगर एक्सप्लोसिव के कारण अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, अगर एक्सप्लोसिव के कारण अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वो भी डेंजर ऑकरेंस में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, मिस फायर हो रहा है डेंजर ऑकरेंस, एक्सप्लोसिव का ट्रांसपोर्ट के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वो भी डेंजर ऑकरेंस माना जाएगा। ए ब्रेकेज और फेलवर ऑफ रोप, चैन, हेड गियर, पुल्ली, एक्सल, bearing thereof or other gear by which person or the material are lower or rise। ठीक है, कोई भी ऐसा गियर जिससे पर्सन को शाफ्ट में, ये अंडरग्राउंड माइन से संबंधित है, ठीक है, शाफ्ट में किसी भी पर्सन को या मटेरियल को नीचे उतारा या ऊपर चढ़ाया जा रहा है, कोई भी ऐसा गियर जिसमें कि रॉप हो गया, इसका रॉप अगर हो गया, चैन हो गया, हेड गियर हो गया, पुल्ली हो गया, एक्सल हो गया, बैरिंग हो गया, ये सब अगर क्या हो रहा है, या तो फिर कोई भी गियर हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ब्रेकेज, यानी कि अगर टूट जा रहा है या तो फिर फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, रॉप में, तो ये सब क्या है, डेंजर ऑकरेंस में काउंट किया जाएगा। तो ब्रेकेज और फ्रैक्चर ऑफ रॉप, अगर रॉप रस्सी में ब्रेक हो गया या फ्रैक्चर हो गया, चैन में ब्रेक और फ्रैक्चर हो गया, हेड गियर में, पुल्ली में, एक्सल में, बैरिंग में, और कोई भी ऐसा गियर जिससे कि पर्सन और मटेरियल को के लोअर और राइज किया जा रहा है, तो उसमें अगर ब्रेकेज और फ्रैक्चर हो जा रहा है तो इसमें को भी डेंजर ऑकरेंस में ही काउंट किया जाएगा। अब चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है कि एन ओवर वाइंडिंग ऑफ केज, ठीक है, केज का ओवर वाइंडिंग, यानी कि जो वाइंडिंग का जो लिमिट होता है उससे अगर ऊपर चला गया है केज तो वो ओवर वाइंडिंग हो गया। और अदर मीन्स ऑफ द कन्वेंस वाइन द मैन और मेटेरियल्स आर बीइंग लोअर और राइज, अगर मैन और मेटेरियल अगर केज में है या कोई कन्वेंस में है जिससे आदमी और मेटेरियल है, और अगर वो ओवर वाइंड हो गया है, ठीक है, केज का, तो उसको भी डेंजर ऑकरेंस में काउंट किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ए ब्रेकेज और फेलवर ऑफ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन, ठीक है, ब्रेक हो गया है, ब्रेकेज हो गया है, ठीक है, या फ्रैक्चर हो गया है, इसेंशियल पार्ट, जरूरी भाग, किसी भी वाइंडिंग इंजन का जरूरी भाग में, किसी भी क्रैंक शाफ्ट का जरूरी भाग में, किसी भी कपलिंग का, बेयरिंग का, गेयरिंग का, क्लच का, ड्रम शाफ्ट, तो ये सब में अगर ब्रेकेज हो गया है यानी ब्रेक टूट गया है या फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, तो वो भी क्या है, डेंजर ऑकरेंस में काउंट किया जाएगा। तो किस पे ब्रेकेज और फ्रैक्चर इन वाइंडिंग इंजन में, क्रैंक शाफ्ट में, कपलिंग में, बैरिंग में, गैरिंग में, क्लच में, ड्रम शाफ्ट में, ये सब में अगर ब्रेकेज और फ्रैक्चर हो गया, या तो फिर और फेलवर ऑफ इमरजेंसी ब्रेक, अगर जो इमरजेंसी ब्रेक होता है ड्रम में अगर वो फेल हो गया है तो उसको भी डेंजर ऑकरेंस में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे डेंजर ऑकरेंस क्या है। ए ब्रस्टिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट, ठीक है, एक कोई भी इक्विपमेंट जो ब्रस्ट कर गया है, फट गया है, जिसमें कंटेनिंग स्टीम, जिसमें कि स्टीम हो, ठीक है, कंप्रेस एयर हो, और अदर सब्सटेंस एट हाई प्रेशर, और कोई दूसरा सब्सटेंस हो, स्टीम हो, कंप्रेस एयर हो, या कोई दूसरा सब्सटेंस हो जो कि हाई प्रेशर में हो, तो हाई प्रेशर वाला सब्सटेंस का इक्विपमेंट अगर ब्रस्ट हो गया है, फट गया है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, डेंजर ऑकरेंस कहेंगे। तो ये था डेंजर ऑकरेंस। और आगे देखिए और क्या है डेंजर ऑकरेंस। ए ब्रेकेज, फ्रैक्चर और फेलवर ऑफ इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी मशीन और ऑपरेटर्स वेयर बाई
द सेफ्टी ऑफ द पर्सन मे बी इंडेंजर्ड। तो कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा मशीनरी जिस ठीक है या ऑपरेटर्स जिसका इसेंशियल पार्ट में क्या हो गया है, ब्रेकेज हो गया है, ठीक है, या फ्रैक्चर हो गया है, जिससे कि आदमी का जो आदमी है उसका जो सेफ्टी है वो डेंजर में आ गया है, ठीक है, जो आदमी का जो सेफ्टी है वो डेंजर में आ गया है। तो वैसा मशीनरी का अगर इसेंशियल पार्ट में ब्रेकेज और फेल्योर हो गया है, फ्रैक्चर हो गया, ब्रेकेज हो गया या फ्रैक्चर हो गया, तो क्या कहेंगे, वो भी डेंजर ऑकरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। ए स्लाइड काउजिंग इंजरी टू एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी स्लाइड, ओपन कास्ट में स्लाइड हो या अंडरग्राउंड में स्लाइड हो, ठीक है, स्लाइड काउजिंग इंजरी टू एनी पर्सन, डैमेज टू एनी मशीनरी, ठीक है, स्लाइड के कारण किसी पर्सन को इंजरी हो गया, कोई मशीनरी डैमेज हो गया, और इरप्शन ऑफ नॉर्मल माइनिंग ऑपरेशन और इंटरप्ट हो गया, नॉर्मल माइनिंग ऑपरेशन इंटरप्ट हो गया, तो वैसा भी स्लाइड क्या है, डेंजर ऑकरेंस है, ठीक है। तो वैसा स्लाइड जिसमें किसी पर्सन को इंजरी हो गया या तो कोई मशीनरी डैमेज हो गया है, ठीक है, तो ऐसा, या तो फिर इंटरप्शन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन ही, और माइनिंग ऑपरेशन अगर इंटरप्ट हो जाएगा, उसके कारण अगर रुक जाएगा, डिस्टर्ब होगा, तो वैसा स्लाइड भी क्या है, डेंजर ऑकरेंस में काउंट किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फेल्योर ऑफ डंप और साइड इन द ओपन कास्ट, तो कोई भी डंप, ठीक है, मान लीजिए कि ये डंप है जिसपे ओबी जमा किया जा रहा है, ठीक है, ये रास्ता है, रास्ता से जाके डंप में ओबी जमा किया जा रहा है, तो वैसा डंप अगर फेल्योर हो गया और स्लाइड इन ओपन कास्ट माइंस, या तो फिर स्लाइड हो गया ये, तो इस तरह का सिचुएशन भी डेंजर ऑकरेंस कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। ए फेल्योर ऑफ एनी स्ट्रक्चर और ए फेल्योर ऑफ एनी स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन वेयर बाई सेफ्टी ऑफ द पर्सन में बी इन डेंजर, ठीक है, एक ऐसा फेल्योर, किस पे फेल्योर, कोई भी स्ट्रक्चर पे या कोई भी इंस्टॉलेशन पे अगर फेल्योर हो गया, मान लीजिए कि शाफ्ट में फेल्योर हो गया, हेड गियर में फेल्योर हो गया, ठीक है, जिससे कि पर्सन का सेफ्टी क्या है, डेंजर में आ गया है, जिसमें कि कोई भी, जिसमें कि व्यक्ति, काम करने वाले व्यक्तियों का जो सेफ्टी है वो डेंजर में आ गया है, तो वैसा फेल्योर भी क्या है, डेंजर ऑकरेंस है। अब आगे देखते हैं। स्पार्क जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फ्लैश आउट, तो स्पार्क, अगर स्पार्क हो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिकल फ्लैश आउट के कारण, काउजिंग बर्न इंजरी टू एनी पर्सन, और जिससे क्या हो सकता है, बर्न इंजरी हो सकता है इलेक्ट्रीशियन को या कोई पर्सन जो आमने सामने से जा रहा है, तो वैसा इलेक्ट्रिकल फ्लश भी क्या है, डेंजर ऑकरेंस माना जाएगा। तो ये सब था डेंजर ऑकरेंस का लिस्ट की कोल माइन रेगुलेशन 2017 के अनुसार डेंजर ऑकरेंस किसको माना गया है, तो ये सब सारा चीज़ था डेंजर ऑकरेंस का लिस्ट। अब अगर डेंजर ऑकरेंस हो गया है माइंस में, या एक्सीडेंट अगर माइंस में हो गया है, तो उस कंडीशन में जो माइंस का जो मैनेजर है, ओनर है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे इसका नोटिस दिया जाता है, ये हम लोगों को देखना है। तो चलिए इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि अगर डेंजर ऑकरेंस हो गया है या तो फिर कोई एक्सीडेंट अगर माइंस में हो गया है, तो इसमें माइंस का जो मैनेजर है या तो कोई और भी जो सुपरवाइज़र स्टाफ है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस प्रकार से वो नोटिस को आगे भेजेगा, वो हम देखेंगे। तो देखते हैं कि इस तरह का अगर एक्सीडेंट हो या डेंजर ऑकरेंस हो, तो इसमें इसका नोटिस किस प्रकार से दिया जाता है। तो The owner, agent or manager shall forthwith inform to the regional inspector about the occurrence by टेलीफोन, फैक्स, ईमेल और बाई स्पेशल मैसेंजर। तो ये पहला है कि अगर इस तरह का कोई डेंजर ऑकरेंस हो गया है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, ओनर,
एजेंट और मैनेजर, जो माइंस का ओनर एजेंट और मैनेजर रहेगा, वो फोर्थविथ यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुरंत, ठीक है, इन्फॉर्म करेगा इस ऑकरेंस के बारे में रीजनल इंस्पेक्टर को। किसको इन्फॉर्म करेगा? रीजनल इंस्पेक्टर को। और कब इन्फॉर्म करेगा? फोर्थविथ यानी कि तुरंत इन्फॉर्म करेगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अबाउट द ऑकरेंस बाई टेलीफोन, किसके द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा? टेलीफोन के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा, फैक्स के द्वारा, ईमेल के द्वारा, और कोई स्पेशल मैसेंजर का सुविधा अगर माइंस में है तो उसके द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये सबसे पहला काम है कि अगर कोई भी डेंजर ओकरेंस हो जा रहा है माइंस में, तो सबसे पहला काम है कि ओनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा? फोर्थविथ तुरंत इन्फॉर्म करेगा किसको? रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है, ये पहला काम है। तो किस तरह इन्फॉर्म किया जाएगा? टेलीफोन से, फैक्स से, ईमेल से, और बाय स्पेशल मैसेंजर। अगर कोई स्पेशल मैसेंजर का सुविधा है माइंस में तो इन सब मीडियम से इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद क्या है? एंड शैल ऑल्सो विद इन द 24 आवर्स ऑफ एवरी सच एक्रेंस, और इस तरह का ऑकरेंस होने का 24 आवर का अंदर, ठीक है, कि कितना? 24 आवर्स का अंदर, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटा के अंदर, ठीक है। गिव नोटिस thereof in the form and the method as may be specified by the chief inspector for the purpose to the district magistrate, chief inspector and the regional inspector, and in the case of an accident mentioned in the clause A, also to the competent अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन। तो ये था डेंजर ओकरेंस होने पर क्या किया जाएगा। तो पहले हमने जाना, देखिए एकदम आराम से समझिएगा, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जैसे ही डेंजर ओकरेंस हुआ, इसमें ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या किया? फोर्थविथ तुरंत इन्फॉर्म किया रीजनल इंस्पेक्टर को, फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया, फैक्स देके या ईमेल देके, इन पे ईमेल या कोई स्पेशल मैसेंजर के द्वारा इन्फॉर्म कर दीजिए। ये सारा मीडियम याद रखिएगा, ये सारा मीडियम एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है टेलीफोन से, फैक्स से, ईमेल से या कोई स्पेशल मैसेंजर से, सबसे पहले फोर्थविथ यानी तुरंत, ठीक है। इसके बाद क्या किया था? विद इन द 24 आवर्स ऑफ एवरी सच ऑकरेंस, ठीक है, विद इन द 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर, ठीक है, गिव नोटिस, नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म और मेथड वही जो चीफ इंस्पेक्टर डिक्लेयर करेंगे इस काम के लिए, ठीक है। नोटिस किसको दिया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस दिया जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को, कि इस डेंजर ओकरेंस का नोटिस इन तीनों को दिया जाएगा। ये डेंजर ओकरेंस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये डेंजर ओकरेंस, अगर कोई डेंजर ओकरेंस हो गया, डेंजर ओकरेंस क्या क्या था हमने बताया। तो डेंजर ओकरेंस हो गया तो सबसे पहला काम है वो ओनर, एजेंट और मैनेजर को कि वो रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करे, ठीक है। सबसे पहला काम है रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना, टेलीफोन के द्वारा, फैक्स के द्वारा, ईमेल के द्वारा, और कोई स्पेशल मैसेंजर का सुविधा है तो उसके द्वारा। सबसे पहला काम है कि रीजनल इंस्पेक्टर को वो इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या है कि वो नोटिस इसका भेजेंगे, ठीक है। नोटिस देंगे किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ एक्सीडेंट मेंशन इन द क्लाउज ए, अगर क्लाउज ए में जो कि जिसमें क्या था कि एक्सीडेंट जिसमें सीरियस बॉडी इंजरी होता हो, सीरियस बॉडी इंजरी, ठीक है, या तो फिर लॉस ऑफ लाइफ होता हो, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ। तो सीरियस बॉडी इंजरी हो रहा है या लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, एक क्लाउज ए में यही बताया गया था। तो इस कंडीशन में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नोटिस किया जाएगा फॉर द पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन। मान लीजिए कि किसी का लॉस ऑफ लाइफ हो या सीरियस बॉडी इंजरी हो, तो उस कंडीशन में कंपेंसेशन सरकारी कंपनी के द्वारा कंपेंसेशन दिया जाता है, ठीक है, उसका हर्जाना दिया जाता है, क्षतिपूर्ति दिया जाता है। तो उसके लिए किसको नोटिस दिया जाएगा?
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट एंड कंपेंसेशन, इसके अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म किया जाए कि किस कंडीशन में, अगर कंडीशन क्लाउज ए में दिया गया हो, यानी कि अगर लॉस ऑफ लाइफ हुआ हो या सीरियस बॉडी इंजरी हुआ है, इस कंडीशन में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट और कंपेंसेशन को भी नोटिस किया जाएगा। तो नोटिस किसको किसको करना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को। डेंजर ऑकरेंस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, इन तीनों को नोटिस करें। इसके बाद अगर लॉस ऑफ लाइफ हो गया या सीरियस बॉडी इंजरी हो गया तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट एंड कंपेंसेशन, इसको भी नोटिस किया जाएगा। नोटिस कितने घंटे के अंदर किया जाता है, विद इन द 24 आवर, 24 घंटे के अंदर नोटिस करेगा। नोटिस कौन करेगा, ओनर, एजेंट और मैनेजर। तो सबसे पहले वो ओनर, एजेंट और मैनेजर टेलीफोन कर देगा रीजनल इंस्पेक्टर को या फैक्स कर देगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर नोटिस दे देगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को। ठीक है, अगर कोई मर गया है या सीरियस बॉडी इंजरी हुआ है तो कंपेंसेशन अथॉरिटी को इसका नोटिस दिया जाएगा। तो ये था डेंजर ऑकरेंस होने पर सबसे पहला स्टेप क्या लिया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि प्रोवाइडेड दैट इन सच नोटिस इज सेंड बाय ईमेल, अगर इस तरह का इन केस सच नोटिस इज सेंड बाय ईमेल, अगर ईमेल के द्वारा अगर नोटिस किया जा रहा है, इट सेंड बी इमीडिएटली फॉलो बाय द फैक्स और लेटर, क्योंकि ईमेल हमेशा आदमी खोल के चेक नहीं करता है, इसलिए आदमी इसमें दे दिया गया कि अगर ईमेल के द्वारा दिया गया है तो इसको इमीडिएटली फॉलो किया जाएगा। इसके बाद तुरंत इस का नोटिस से फैक्स और लेटर देके किया जाएगा। सिर्फ ईमेल का कंडीशन में, फ़ोन करके किया गया तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ईमेल दिया गया तो तुरंत इसका फैक्स और लेटर भी करना होगा। ठीक है, तो ये था डेंजर ऑकरेंस में पहला स्टेप क्या है कि रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना तुरंत। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरा स्टेप में इसका नोटिस देना, 24 घंटे के अंदर क्या करना है, इसका नोटिस देना। किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को। अगर कोई व्यक्ति मर गया है या सीरियस बॉडी इंजरी हो गया तो उसका जो कंपेंसेशन अथॉरिटी है उसको भी नोटिस देंगे। तो ये चारों को नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट अगर जोड़ दिया गया है कि अगर ईमेल करके नोटिस दिया जा रहा है तो उसके साथ में क्या किया जा रहा है, तुरंत उसका फैक्स के द्वारा फॉलो और लेटर के द्वारा फॉलो किया जाएगा। तो ये था डेंजर ऑकरेंस का पहला पॉइंट। आप दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है। तो सेकंड पॉइंट है कि द ओनर, एजेंट और मैनेजर सेंड सिमटेंसली एग्जिबिट ए कॉपी ऑफ द नोटिस रेफर इन द सब रेगुलेशन 1 on the special notice board at the office of the mines for the period not less than 14 days from date of such exhibition। तो कह रहा है कि जो ओनर, एजेंट और मैनेजर इतना करने के बाद क्या करेगा, जो नोटिस भेज रहा है, ठीक है, जो नोटिस भेजा चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और कंपेंसेशन अथॉरिटी को, उस तरह का वो नोटिस को क्या करेगा, एग्जिबिट कर देगा, यानी कि लगा देगा। ठीक है, कहाँ पर, स्पेशल नोटिस बोर्ड जो कि माइंस के ऑफिस में होगा, उसके माइंस के ऑफिस में वो नोटिस का एक कॉपी को लगा देगा कि हमने ये नोटिस किया है। ये ओनर, एजेंट और मैनेजर का दूसरा काम है। नोटिस भेजने के बाद नोटिस का एक कॉपी नोटिस बोर्ड में लगा देना है। ठीक है, वो नोटिस कब तक रहेगा, फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 14 डेज, कम से कम 14 दिन तक उस नोटिस को नोटिस बोर्ड में एग्जिबिट करके रखना है, यानी मेंटेन करके रखना है। उससे पहले वो हटाना नहीं है। कम से कम 14 दिन तक उस नोटिस बोर्ड में उस नोटिस को लगाया जाएगा। ठीक है, माइंस के स्पेशल नोटिस बोर्ड में। तो दूसरा काम ये हो गया कि नोटिस भेजने के बाद नोटिस बोर्ड का एक कॉपी नोटिस बोर्ड में लगा देना है 14 दिन के लिए। ठीक है, कम से कम 14 दिन के लिए। चलिए आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट है कि व्हेन एन एक्सीडेंट काउजिंग द लॉस ऑफ लाइफ, अगर कोई एक्सीडेंट जिसमें कि लॉस ऑफ लाइफ हो गया है या सीरियस बॉडी इंजरी हो गया है, ठीक है, और बर्न इंजरी हो गया है, ठीक है, ऑकर इन और अबाउट ए माइंस इन द कनेक्शन विद द जनरेशन
स्टोरेज, ट्रांसमिशन, सप्लाई, यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक के कारण कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि लॉस ऑफ लाइफ हो गया है, या सीरियस बॉडी इंजरी हुआ है, या बर्न इंजरी हुआ है, ठीक है। लॉस ऑफ लाइफ हो गया, आदमी मर गया है, सीरियस बॉडी इंजरी हुआ है, ठीक है, या तो फिर बर्न इंजरी हुआ है। अगर ये सब हुआ है किसके कारण? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण अगर ये हुआ है, ठीक है, तो क्या करेगा? ओनर, एजेंट और मैनेजर shall also forthwith inform the inspector of the mines electrical by telephone or fax, email और by a special messenger। तो जैसे कि हम रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करते थे, उसी समय रीजनल इंस्पेक्टर के संग संग हमको इंस्पेक्टर ऑफ माइंस यानी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी टेलीफोन कर देना होगा। तो ये था इसका नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट फिर से देखते हैं। एक एक्सीडेंट जिसमें लॉस ऑफ लाइफ हो गया है, या सीरियस बॉडी इंजरी हो गया है, किसके कारण? या बर्न इंजरी हो गया, किसके कारण? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण। तो क्या करेगा? ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेगा? तुरंत क्या करेगा? जो रीजनल इंस्पेक्टर को बुलाता था उसके साथ ही साथ इंस्पेक्टर ऑफ द माइन यानी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी फ़ोन कर देगा, ठीक है। टेलीफोन कर देगा, या फैक्स कर देगा, या ईमेल कर देगा, ठीक है। या स्पेशल मैसेंजर का सुविधा है तो स्पेशल मैसेंजर से उसको इन्फॉर्म कर देगा। तो रीजनल इंस्पेक्टर के साथ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी इन्फॉर्म करना होगा अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण अगर एक्सीडेंट हुआ है तो, ठीक है। अब चलिए, प्रोवाइडेड डेट इन द केस ऑफ नोटिस सेंड बाय द ईमेल। अगर ईमेल के द्वारा जो नोटिस किया जा रहा है उसको तुरंत फैक्स और लेटर के द्वारा फॉलो अप करना है। तो ये था नीचे उसका एक लाइन। तो पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर डेंजर ओकरेंस हो गया किसी माइंस में तो ओनर, एजेंट और मैनेजर का सबसे पहला काम है कि फोर्थविथ तुरंत रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना, कि रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण हुआ है अगर दुर्घटना, तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्टर होगा उसको भी इन्फॉर्म करेगा, टेलीफोन से, फैक्स से, जो चीज़ से इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ डेथ रिजल्ट फ्रॉम एनी इंजरी ऑलरेडी रिपोर्टेड एज द सीरियस अंडर द सब रेगुलेशन 1, ठीक है। कोई एक ऐसा इंजरी, ठीक है, जो कि पहले सीरियस बॉडी इंजरी बताया गया था, ठीक है। पहले वो सीरियस बॉडी इंजरी बताया गया था, हॉस्पिटल में गया और हॉस्पिटल में जाके उसका डेथ हो गया, ठीक है। सीरियस बॉडी इंजरी हुआ था लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका क्या हो गया? डेथ हो गया, मर गया, ठीक है। और इफ़ एनी इंजरी अदर देन द सीरियस इंजरी बिकम द सीरियस, ठीक है। और कोई एक ऐसा इंजरी जो कि सीरियस नहीं था, ठीक है, एक ऐसा इंजरी जो कि सीरियस नहीं था लेकिन वो क्या हो गया? वो अब सीरियस इंजरी हो गया, ठीक है। तो एक ऐसा इंजरी जो पहले सीरियस बताया गया था उसके कारण बाद में डेथ हो गया, या तो फिर कोई वैसा इंजरी जो सीरियस नहीं था और वो सीरियस बन गया। तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? द ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल विद इन द 24 आवर्स ऑफ दिस बीइंग इन्फॉर्म ऑफ द सेम, ठीक है। तो ओनर, एजेंट और मैनेजर को जब ये खबर मिल जाएगा हॉस्पिटल से या जहाँ से भी खबर मिल जाएगा, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेगा? खबर मिलने के 24 घंटे के अंदर, विद इन द 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर क्या करेगा? इसका इन्फॉर्मेशन देगा नोटिस के द्वारा, ठीक है। किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट एंड कंपेंसेशन, ये सबको नोटिस करेगा 24 घंटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ़ सच डेट और इंजरी इज
connection with any region as specified under the sub regulation 3 also to the inspector of the mines इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। तो ये था फोर्थ नंबर का सब रेगुलेशन। फोर्थ नंबर का सब रेगुलेशन एक बार बढ़िया तरह से समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा इंजरी था, मान लीजिए कि एक सीरियस बॉडी इंजरी था माइंस में एक्सीडेंट के द्वारा या डेंजर ऑकरेंस के कारण कोई व्यक्ति को सीरियस बॉडी इंजरी हुआ था, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद वो व्यक्ति क्या हो गया, डेथ हो गया, मर गया। ठीक है। और क्या हुआ कि और कोई दूसरा इंजरी था, छोटा मोटा इंजरी था, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद वो सीरियस इंजरी हो गया। ठीक है, यहाँ पर पता नहीं चला, यहाँ पर लगा कि छोटा मोटा इंजरी है, लेकिन जब डॉक्टर चेक किया तो बताया कि नहीं, ये तो सीरियस बॉडी इंजरी है, आपका तो लंग्स परमानेंटली ख़राब हो गया, हार्ट में गथी हो गया, डिजीज हो गया। तो इस तरह करके अगर कोई एक ऐसा इंजरी जो कि सीरियस नहीं था वो सीरियस बन गया। ठीक है, तो बिकम सीरियस, अगर सीरियस हो जाता है तो क्या इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, ओनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर। ठीक है, विद इन 24 आवर्स उसको जब इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसका, उसके 24 घंटे के अंदर क्या करेगा, नोटिस देगा। किसको किसको नोटिस देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट और कंपेंसेशन, ये सब को वो नोटिस करेगा। ठीक है, वो ओनर एजेंट और मैनेजर नोटिस करेगा 24 घंटे के अंदर, वो ओनर एजेंट और मैनेजर नोटिस करेगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, 24 घंटे के अंदर किसको किसको, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है, और अथॉरिटी जो पेमेंट और कंपेंसेशन का जो अथॉरिटी है उसको नोटिस करेगा। तो ये सब नोटिस करेगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर कह रहा है इसके अलावा कि अगर सब रेगुलेशन 3 के कारण वो घटना हुआ है, यानी इलेक्ट्रिकल के कारण अगर वो घटना हुआ है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण अगर इस तरह का घटना घटित हुआ है, तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी। तो ये था पॉइंट 4 पूरी तरह से क्लियर। अगर इलेक्ट्रिक के कारण अगर हो गया है घटना, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण अगर घटना हो गया, यही तो सब रेगुलेशन 3 में दिया गया है ना, कि सब रेगुलेशन 3 में अगर के अनुसार अगर किसी तरह का अगर हो गया है घटना, तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी इसका सूचना दिया जाएगा, इसका इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। चलिए, ये तो हो गया 4th नंबर पॉइंट क्लियर। अब लास्ट पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट। अब 5 का पॉइंट को देखते हैं, 5th पॉइंट को, इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी पर्सन किल्ड और इंजर्ड एज अबव। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हर व्यक्ति जो कि इंजर्ड था वो मर गया। ठीक है, द ओनर एजेंट और मैनेजर सेंड द पार्टिकुलर्स in the form and the method as may be specified by the chief inspector for the purpose within the 7 days of the occurrence and also within the 15 days of injured person return in duty। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये घटना होने के बाद अगर व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, या कोई व्यक्ति मर जाता है घटना के स्थल में, स्पॉट डेथ हो जाता है, मर जाता है, तो वैसा कंडीशन में क्या करेगा, ओनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, उसका जो पार्टिकुलर्स है, जितना भी उसका ब्यौरा है, ठीक है, कि कौन सा व्यक्ति था, क्या इसका आईडी था, इसका नॉमिनीज कौन कौन था, इसका डिपेंडेंट कौन कौन था, सारा जो पार्टिकुलर कौन सा डिजिग्नेशन था, किस जॉब में अपॉइंट किया गया था, तो जितना भी इसका पार्टिकुलर है वो जो फॉर्म और मेथड जो चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाई करेंगे इस पर्पज़ के लिए, उसको भेजेगा विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर भेजेगा। ठीक है, ऐसा ऑकरेंस होने के 7 दिन के अंदर भेजेगा। अगर कोई पर्सन मर जाता है या इंजर्ड हो जाता है, तो उसका जो पार्टिकुलर है, उसका जो अथी है, सारा ब्यौरा है, ओनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा भेजा जाएगा 7 दिन के अंदर। ठीक है, एंड ऑल्सो विद इन द 15 डेज ऑफ द इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग द ड्यूटी। और अगर इंजर्ड हुआ है कोई पर्सन, तो इंजर्ड पर्सन जब ड्यूटी में लौटेगा
तो ड्यूटी जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन के 15 दिन के अंदर उसको फिर नोटिस करना है कि नहीं, वो जो पर्सन जो इंजर्ड हुआ था वो अब आके ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर विद इन 15 डेज। तो ये तो था 5 नंबर पॉइंट। तो 5 नंबर पॉइंट को फिर से एक बार समझना चाहते हैं तो समझिए कि अगर पर्सन अगर मर गया है या इंजर्ड हो गया है तो इसका जो पार्टिकुलर है, जितना भी इसका ब्यौरा है, वो ओनर एजेंट और मैनेजर भेजेगा। ठीक है, 7 दिन के अंदर भेजेगा। ठीक है, और अगर इंजर्ड पर्सन का केस है कि इंजर्ड हुआ है पर्सन, तो 15 दिन के अंदर दोबारा भेजा जाएगा जब इंजर्ड पर्सन ड्यूटी को ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो ये था कॉम्बाइंड रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन 8। इसमें हमने पूरा एक एक पॉइंट वाइज चर्चा किया। इससे और भी कोई पॉइंट हमको नहीं लगता है कि छूटा हुआ है या छूटने का आपका चांस है। अगर आप ठीक तरह से समझे होंगे तो ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कॉमन रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन 8 में बस इतना ही। अब रेगुलेशन कल हम चर्चा डिस्कस करेंगे रेगुलेशन 9 के बारे में। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं माइंड स्प्रेडिंग।